रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था उस वक्त जब मैंने कवर किया था, तब लड़ाई जो है वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर से हाइब्रिड वॉरफेयर पे आ रही थी। ईरान और आप इज़राइल के बीच की दूरी देखिए, तकरीबन 1500 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है। ये बॉर्डर पे होने वाला वॉर नहीं है। ये आप देखिए मोस्टली ईयर टू ईयर वॉर है जिस मिसाइल गिर रहा है, आप जहाँ कवर कर रहे हैं, उस वक़्त आपको क्या लगता है? देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जर्नलिस्ट जो है उसको ऑन स्पॉट कवरेज भी करना है, खुद को बचाना भी है। देखिए फैमिली प्रेशर तो होता है जब आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं किस तरह का इंटेंस वॉर चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, कहीं भी विस्फोट हो रहा है, मिसाइल गिर रही है। तो जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ा मौका होता है दुनिया में हो रहे सबसे बड़ी घटना को कवर करना। 3 दशक में सबसे बड़ा युद्ध इस वक़्त चल रहा है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं क्या? देखिए कब वॉर कितना इंटेंसिफ़ाई हो जाए ये कहना मुश्किल होता है। हम तो ग्राउंड पे वही चीज़ें कवर करते हैं जो हमारे तमाम सोर्सेज़ के ज़रिए आता है, जो हम देखते हैं वो दिखाते हैं, सच बताते हैं, हमारा काम इतना ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन, आपके साथ मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम बिहार में मौजूद हैं। हमारे साथ मधुरेंद्र कुमार जी हैं, जो कि न्यूज़ नेशन के सीनियर पत्रकार हैं और रसिया यूक्रेन के वार और साथ ही साथ हाल में जो इज़राइल और ईरान के वार चल रहे हैं, उसमें जा कर के कवर करके आए हैं। सर, आपका सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? देखो वॉर तो बेसिकली क्या है कि उसका एक्सपीरियंस शब्दों में नहीं बयाँ किया जा सकता क्योंकि हर वॉर की अपनी एक टेरिटरी होती है, उसमें इस्तेमाल होने वाले वेपन्स जो हैं वो अलग-अलग होते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुआ था उस वक़्त जब मैंने कवर किया था, तब लड़ाई जो है वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर से हाइब्रिड वॉरफेयर पे आ रही थी। यानी वहाँ पर लैंड बॉर्डर जो है, वहाँ से वॉर शुरू हुआ था जब रशियंस टैंक जो है वो यूक्रेन की तरफ घुस रहे थे। और फिर धीरे-धीरे, देखते-देखते मिसाइल, ड्रोन का प्रयोग होने लगा। एयरक्राफ्ट जो है हम जानते हैं कि रसिया के पास है, वो यूज़ कर रहे थे। तो इस तरह से ट्रेडिशनल और हाइब्रिड वॉरफेयर दोनों का मिक्सचर वहाँ से शुरू हुआ। अभी जब मैं यूक्रेन से निकल कर आप देखिए उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर देखा। बिल्कुल। वो एक बड़ा वॉर था, वहाँ भी मैं बॉर्डर पर था। लेकिन ईरान और इज़राइल वॉर की बात करें, जहाँ से निकल कर मैं आया हूँ, तो यहाँ के तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा के कवरेज के दौरान जो समूचा वॉरफेयर है देखा जाए, तो ईरान और आप इज़राइल के बीच की दूरी देखिए, तकरीबन 1500 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है। ये जी। समूचा वॉरफेयर हाइब्रिड है और उसी तरह अमेरिका जो है, उसके फोर्सेज़ मिडल ईस्ट में अलग-अलग बेसिस पर हैं, वहाँ से वो ईरान पे अटैक कर रहा है। तो ये बॉर्डर पे होने वाला वॉर नहीं है। ये आप देखिए मोस्टली ईयर टू ईयर वॉर है जिसमें इस तरह के वेपन्स प्रयोग किए जा रहे हैं। तो क्या कुछ कठिनाइयाँ आपको वहाँ देखने को मिलता है? चूँकि वार चल रहा है और आप वहाँ देख रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कई कई सारे आपके वीडियोज़ हमने देखा कि मिसाइल गिर रहा है, आप जहाँ कवर कर रहे हैं, उस वक़्त आपको क्या लगता है? देखिए 2 चीज़ें होती हैं। जर्नलिस्ट जो है उसको ऑन स्पॉट कवरेज भी करना है, खुद को बचाना भी है। और ये आपको कला आनी चाहिए कि किस तरह से आप वॉर ज़ोन में काम कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इज़राइल में चूँकि मैंने गज़ा वॉर भी कवर किया है, तो हमें वहाँ के सिस्टम्स के प्रति तमाम जो चीज़ें हैं, वो भली-भाँति हम अवगत हैं कि सायरन बजेगा, हम कहाँ खड़े हैं, कितना हमारे पास डिस्टेंस है। यानी हिज़बुल्लाह से भी वॉर चल रहा है लेबनान में, वहाँ हम खड़े हैं, हमारे पास 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम है बंकर में जाने का। लेकिन ईरान से कोई मिसाइल लॉन्च करके होकर आ रही है, तो उसको इज़राइल में पहुँचने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेगा। तो आपके मोबाइल में ऑलरेडी उसका अलर्ट है, अलर्ट आने के बाद आपको तय करना है कि नज़दीक का बंकर कहाँ है, वहाँ पर वहाँ हम जाके जाएँ। लेकिन चूँकि हम लोग आते हुए प्रोजेक्टाइल को भी आसमान में दिखाते हैं, जो आसमान में आता हुआ मिसाइल है उसको भी हम कवर करते हैं। नीचे से जो लॉन्च हो रहा है एयर डिफेंस सिस्टम है उसके मिसाइल से वो भी टकरा रहे हैं, कवर करते हैं। तो उसमें खतरा बढ़ जाता है कि कोई मिसाइल अगर इंटरसेप्ट नहीं हुई आपके आस-पास गिरी तो आप उसके साथ खत्म हो जाएँगे। कोई अगर जैसा मल्टीपल वॉरहेड आ रहा है वो कहीं गिर रहा है, म्यूनिशन गिर रहे हैं तो उसकी चपेट में आके आपकी जान जा सकती है। तो ये खतरा बना रहता है। तो दोनों ही स्थितियाँ हैं, दिन भर में 10 से 12 बार इस तरह के अलर्ट हो रहे हैं, तो आप उसमें से 2-4 कवर करते हैं, 2-4 रात के पहर होता है। तो इस तरह से आपको खुद को बचाना है, कवरेज करना है और वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट ऐसे ही होते क्योंकि हैं, ऐसे देखिए ही होते हैं। साथ ही साथ आपने बहुत सारे वार देखा और कवर करने के दौरान आपके परिवार के ऊपर क्या तनाव रहता है कि मेरे हस्बैंड या मेरे परिवार के जो व्यक्ति हैं, वो गए हैं वार कवर करने के लिए, कहीं कुछ हो ना जाए इस तरह देखिए से? फैमिली प्रेशर तो होता है जब आप टेलीविज़न पर देख रहे हैं किस तरह का इंटेंस वॉर चल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, कहीं भी विस्फोट हो रहा है, मिसाइल गिर रही है, ड्रोन अटैक हो रहा है, आगजनी हो रहा है, घर के घर तबाह हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तनाव तो ज़ाहिर तौर पे बढ़ता है। लेकिन चूँकि पिछले 4-5 साल में आप देखिए तो सारे वॉर ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। हुँ। तो धीरे-धीरे फैमिली को कन्विंस करना आसान हो जाता है कि हम जानते हैं कि किस तरह से बचाव करना है, हम अपनी सेफ्टी का ख़्याल रख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति होती है जैसे अब जब गज़ा वॉर कवर कर रहे थे तो ऑलमोस्ट हम हेलमेट भी यूज़ कर रहे थे, जी। बॉडी गियर भी यूज़ कर रहे थे क्योंकि पता है कि सामने एनिमी है, वहाँ से फायर आ सकता है। कोई प्रोजेक्टाइल है, सायरन है तो हमें भीतर जाके बंकर में छुपना है।
लेकिन ये जो वॉरफेयर था वो पूरी तरह से आप समझिए कि वो हेलमेट और गियर फुल से प्रोटेक्शन के वो साथ में हो नहीं, रहा इससे था। परे था, क्योंकि ये तो आ रहा मिसाइल है, जो हेलमेट नहीं बचा सकता जो है। बिल्कुल। अगर कोई शार्पनर भी कर रहा है तो इतना हेवी है कि वो हेलमेट शायद ही उसको बचा आपको बचा पाए। सके। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जर्नलिस्ट के लिए एक बड़ा मौका होता है दुनिया में हो रहे सबसे बड़ी घटना को कवर करना। इस वक्त का वॉर जो है आप देखिए तो इराक के बाद सबसे बड़ा वॉर है। जी। तकरीबन आप समझिए कि 3 दशक में सबसे बड़ा युद्ध इस वक़्त चल रहा है। और इस वॉर ज़ोन में लगातार मैं 1 महीने से ज़्यादा रहा, कुछ अपरिहार्य कारणों से घर आना पड़ा जैसा आप जानते हैं। जी। लेकिन इस पूरे वॉरफेयर में जिस तरह से कवरेज का मौका मिला वो अपने आप में देखिए तो एक इतिहास बनता हुआ हम लोगों ने देखा है। इतिहास के जो पन्ने लिखे जाएँगे इस युद्ध के क्रम में, उसमें शामिल होने का मौका है। ख़ास तौर पे आप देखिए कि वो तमाम इलाके चाहे तेल अवीव हो, चाहे हाइफ़ा हो, चाहे उसके आस-पास का इलाका पेता तिकवा हो, होलोन हो या फिर जहाँ डिमोना न्यूक्लियर सिटी है वो है, अराद है, इन तमाम जगहों पर जहाँ-जहाँ इज़राइल को ईरान ने अटैक करने में कामयाबी एक तरह से कहें हासिल की, उन तमाम जगहों पर जाके हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया। तो ये वार जो हो रहा है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं क्या? देखिए कब वॉर कितना इंटेंसिफ़ाई हो जाए ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन इस वक़्त देखिए तो इस वॉर में से नाटो ने अपने को अलग रखा, यूरोप ने अपने को अलग रखा है। साथ ही आप देखिए तो कोई और देश भी इसमें कूद कर नहीं आ रहा है। तो तकरीबन दुनिया के तमाम देश जो है समझदारी बरत रहे हैं, अपने को एंगेज नहीं कर रहे हैं। इसलिए वर्ल्ड वॉर 3 की संभावना थोड़ी कम दिखाई देती है। लेकिन अब जो ट्रम्प का नया अल्टीमेटम है, उस पर जो ईरान का जवाब है, देखते हैं कहाँ सेटल डाउन होता है, क्योंकि डिप्लोमेसी भी चल रही है, बिल्कुल। रोकने के प्रयास भी चल रहे हैं। फिर ट्रम्प का आपने नाम लिया, ट्रम्प ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी बोला था कि हमने पीएम मोदी को या हिंदुस्तान को समझाने की कोशिश की, सीज़ फायर करवा दिया। हुँ। देखिए, वो दावे ट्रम्प कर रहे थे, पर भारत ने माना नहीं। भारत ने साफ तौर पे कहा कि सीज़फायर का प्रस्ताव पाकिस्तान की तरफ से आया था। उसके बाद हमने उसको माना, क्योंकि हमारे टारगेट अचीव हो गए थे। इंडिया का टारगेट क्या था? वो था आतंकियों के ठिकाने नष्ट करने, उसको हमने बर्बाद किया। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, उसको हमने करारा जवाब दिया। तो ज़ाहिर तौर पे पाकिस्तान ने घुटने टेके और ऑपरेशन सिंदूर में फिर सीज़फायर देखिए, हुआ। विपक्षियों ने काफ़ी सारे विपक्षी पार्टियों ने और विपक्षी लोगों ने सवाल उठाया था पत्रकारों के ऊपर, मीडिया के ऊपर कि खबर जो है दूसरे तरीके से दिखाया गया, इस तरह से कुछ पाकिस्तान में हुआ नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। नहीं, नहीं, ऐसा कोई सवाल किसी ने नहीं उठाया था। अलग-अलग तरह के सवाल जो हैं वो बेसिकली सीज़फायर के टाइमिंग को लेकर था कि हमको और पाकिस्तान को मारना था, हमें नहीं छोड़ना था, हमें उसे बर्बाद करना था। लेकिन ये सारे पॉलिटिकल डिसीज़न्स होते हैं। हम तो ग्राउंड पे वही चीज़ें कवर करते हैं जो हमारे तमाम सोर्सेज़ के ज़रिए आता है, जो हम देखते हैं वो दिखाते हैं, सच बताते हैं, हमारा काम इतना ही होता है। पॉलिटिकल तो हमारा कोई इश्यू नहीं। क्योंकि आप इंडियन डिफेंस भी कवर करते हैं। अभी क्या लगता है जो डिफेंस सिस्टम अपने इंडिया का है, डिफेंस है, वो कितना मजबूत और कितने आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आज की तारीख में आप देखिए तो इंडिजिनसली हमने काफ़ी अपने को डेवलप किया है। हम अपने घर में तमाम चीज़ें बना रहे हैं। हमारे पास फाइटर्स कम थे। नए राफ़ेल को लेकर आप देखिए तो नया एक तरह से समझौता हो रहा है। तो जो हमारी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है और हमारी सेना तो बेहतरीन दुनिया की सेना में से है। तो हमें उस पे भरोसा है। आप काफ़ी सालों से मतलब 20-22 साल हो गए आपको पत्रकारिता के दौर में। तो आपको लगता है कि आज के समय में पत्रकारिता जो हम कर रहे हैं या दिखा रहे हैं लोगों को विजुअल्स या खबरें बता रहे हैं, तो कितना हद तक हम सही दिखा रहे हैं या कितना हद तक गलत? देखिए अच्छा काम करने वाला अच्छा कर रहे हैं, जो अपने काम से समझौता कर रहे हैं, वो भी सामने है। जो लोग सच्चाई जो है और जो झूठ है, दोनों के बीच परखना जानते हैं, वो बेहतर कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया आने के बाद मेनस्ट्रीम मीडिया के अलावा तमाम विंग्स खुले हैं और ज़ाहिर तौर पे सोशल मीडिया भी अभी नए काल में है, तो उसको सेटल होने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। मेनस्ट्रीम मीडिया को भी सेटल करने में सोशल मीडिया का एक बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। तो अच्छा काम करने वाला और खराब काम करने वाला दोनों दर्शकों के सामने है, पाठकों के सामने है। आपने सोशल मीडिया का नाम लिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल कोई भी पत्रकारिता के फ़ील्ड में आना चाहता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, पहली शर्त तो ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे, तो आपकी समझ बढ़ेगी। आपकी समझ बढ़ेगी, आपका दृष्टिकोण बड़ा होगा। फिर आप फ़िल्टर करना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि आज की तारीख में जिस तरह से प्रोपेगेंडा, जिस तरह से तमाम नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं, उसमें अगर पत्रकार पढ़ा-लिखा होगा, तभी वो चीज़ों को अच्छे से पिक कर सकता है। लेकिन सोशल मीडिया का एक दूसरा बड़ा फ़ायदा है। बड़ा फ़ायदा क्या है? जैसे आप यहाँ पर लोकल तमाम इलाकों को कवर कर रहे हैं। आपके जैसे तमाम लोग कवर कर रहे हैं, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कवर कर रहे हैं। तो जो आम लोगों की बातें हैं, वो भी उभर कर सामने आ रही हैं। हम लोग मेनस्ट्रीम मीडिया मीडिया में नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स कवर करते हैं। उसमें जो देश दुनिया में बड़ी चीज़ें हो रही हैं, वो लोगों तक पहुँचती हैं। लेकिन जो सामान्य इलाकों में होने वाली चीज़ें हैं, वो भी हाइलाइट हो, वो भी लोगों के पास पहुँचे। इसमें एक बड़ा योगदान हम देखें सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों के साथ हो रहा है। तो जी। ये भी एक अच्छी चीज़ है।
एक आखिरी सवाल मेरा ये निकल रहा है, सोशल मीडिया आपने नाम बार-बार लिया और हमने भी सवाल किया। तो सवाल ये निकलता है कि आज के टाइम पे कोई भी मोबाइल उठा करके या माइक उठा करके पत्रकार बन जा रहा है और कोई 5 साल 6 साल पढ़ने के बाद जो है पत्रकारिता का डिग्री लेने के बाद पत्रकार में आ रहा है, फील्ड में आ रहा है रिपोर्टिंग करने या कवरेज करने के लिए। तो उन दोनों को देखने का नज़रिया आज के समाज में आप भी देख रहे होंगे, दिल्ली हो या बिहार में आप हैं, यहाँ काफ़ी सारे बदलाव दिख रहे होंगे, चेंजेस। देखिए, जर्नलिज़्म कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज इसके लिए बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारे आपको हम कहें कि इनोवेशंस की ज़रूरत है या सर्टेन काइंड ऑफ डिग्री की ज़रूरत है। लेकिन बेसिक्स तो पता होने चाहिए। बेसिक्स क्या है, भारत का संविधान है। बेसिक्स क्या है, आपकी व्यवस्था है। बेसिक्स क्या है, सिस्टम में जो दोष है उसको फ़िल्टर करें। आम लोगों की बातें जो हैं वो हाइलाइट करें, लोगों तक पहुँचाएँ। तो जो जर्नलिस्ट का बेसिक काम है वो है किसी भी मुद्दे को सामने लेकर आना, कोई भी घटना है उसको रिपोर्ट करना, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भय के आप चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, हाइलाइट कर रहे हैं, तो ज़ाहिर तौर पे आप अपना काम कर रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, हमसे बातचीत की। आगे भी हम आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे जब समय मिलेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ दर्शन। धन्यवाद।